हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट निःशुल्क कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने उत्तराखंड का इतिहास चल रहा था हमारे चैनल पर, उत्तराखंड का भूगोल भी हमने चला रखा था, साथ ही साथ में हमने उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के भूगोल की हमारी कुछ वीडियोज़ बची हैं, उनको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू कर दिया है। और उत्तराखंड का इतिहास जब हमने शुरू किया था तो उत्तराखंड के इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में डिवाइड किया था। प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो अभी हमारा चल रहा है वो चल रहा है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? प्राचीन काल, मध्यकाल और ऐतिहासिक काल। तो हमने सबसे पहले लिया था प्राचीन काल को। तो प्राचीन काल में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले थे? उत्तराखंड में जो प्राचीन राजवंश हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो उत्तराखंड में जो प्रथम राजवंश आता है वो आता है कुड़िंद राजवंश। तो उस कुड़िंद राजवंश की जानकारी हम लोग पहले, इससे पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हम लोग पूरी कंप्लीट जानकारी 4 या 5 बुक्स से मैंने जो भी नोट्स बनाए थे आपको पूरा का पूरा वो कुड़िंद राजवंश में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, उत्तराखंड में जैसे कुड़िंद राजवंश चल रहा था, इसी के बाद उत्तराखंड में एक राजवंश और आता है शक राजवंश। तो इसी शक राजवंश की जानकारी आज हम लोग लेंगे। इसी शक राजवंश से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम कुषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुषाण उत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुषाण उत्तर काल के अंदर भी कुछ वो हमारे राजवंश आते हैं, उनके बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में शक राजवंश, ये है हमारा आज का पहला टॉपिक। तो देखिए, होता क्या है, अभी तक उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में इस समय कुड़िंदों की सत्ता चल रही थी। लेकिन जैसे ही क्या होता है, अमोघ भूति जो कि कुड़िंद वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होता है, इसकी मृत्यु के साथ ही कुड़िंद वंश जो है वो कमजोर होने लगता है। मतलब कि कुड़िंद सत्ता जो है कमजोर होने लगती है। अब इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं शक, और ये लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर कर देते हैं हमला। और मैदानी क्षेत्रों पर यहाँ पर हमला करने के बाद ये लोग कर लेते हैं उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर अपना अधिकार। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से समझाता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के, जैसे कि ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड का मैप है। अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देखी है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने रेड लाइन जो यहाँ पर से खींच रखी है, इसके अगर हम नीचे को आएँ तो यहाँ को हमको मिलता है मैदानी क्षेत्र, और इसके हम ऊपर को जाते हैं तो हमको मिलता है पर्वतीय क्षेत्र। उत्तराखंड में कुल 86 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है पर्वतीय क्षेत्र है, और 13 पॉइंट कुछ प्रतिशत उत्तराखंड में मैदानी भाग है। तो अभी तक पूरे क्षेत्र पर कुड़िंदों का राज चल रहा था उत्तराखंड में। लेकिन जैसे ही क्या होता है, अमोघ भूति की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के साथ ही जो शक लोग होते हैं वो लोग कर देते हैं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर हमला। तो जो कुड़िंद लोग होते हैं उनकी सत्ता इस समय कमजोर हो जाती है, जिस कारण से वो लोग मजबूर हो जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने के लिए। क्योंकि शकों का तो राज हो गया था तराई क्षेत्रों में, शकों ने कुड़िंदों को यहाँ से भगा दिया और तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, जिस कारण से कुड़िंद लोग क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ही अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई भी राजवंश होता है तो उसको पर्वतीय क्षेत्रों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जो लाभ उनको मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मजबूरवश क्या करते कुड़िंद, उनको जाना ही पड़ा कहाँ, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो ये थी कहानी कि शक कैसे करके उत्तराखंड में आते हैं, कैसे तराई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, और कैसे जो है कुड़िंद लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने को मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं कुछ शकों के बारे में। देखिए, उत्तराखंड में जो शक संवत का प्रचलन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शकों को। अब मैं एक बात आपको यहाँ से बताता हूँ, बच्चे एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शक संवत का प्रचलन किसने किया था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उसमें शक ही उसमें उत्तर लगा के आते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो शक संवत शुरू किया था वो किया था कनिष्क ने। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत की थी, शक संवत का प्रचलन किया। मतलब शक संवत की इसने शुरुआत की थी, किसने? कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। लेकिन उत्तराखंड में शक संवत का प्रचलन, मतलब कि प्रचलन का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग जो थे शक संवत के बारे में नहीं जानते थे, तो उसी की जानकारी शकों ने उत्तराखंड के लोगों को दी थी, ना कि उसने चलाया था। सिर्फ और सिर्फ प्रचलन किया था, या फिर कह सकते हैं कि जानकारी दी थी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है,
अब इतना आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। अगर हम कहें कि हमको और क्या प्रूफ मिलते हैं उत्तराखंड में शकों ने यहाँ पर अधिकार किया था, तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो हमको यहाँ से जो सूर्य मंदिर प्राप्त होते हैं, सूर्य प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्रों पर शकों ने अपना अधिकार जमा रखा था। उन्हीं में से देखिए हमको एक मंदिर मिलता है, कटारमल सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। यह अल्मोड़ा में स्थित है, कोसी नदी के किनारे। तो बहुत सारे हमको यहाँ पर मंदिर प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं मंदिरों में सूर्य प्रतिमाओं का जो निर्माण करवाया था, शक राजाओं ने करवाया था। तो इन्हीं आधार पर कहा जाता है कि शकों ने उत्तराखंड के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया था। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि देखिए उत्तराखंड में इस समय दो शक्तियाँ अपना शासन कर रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुड़िंद लोग हैं और मैदानी क्षेत्र पर कौन है? मैदानी क्षेत्र पर इसमें राज कर रहे हैं शक लोग। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय शकों ने तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया था, उस समय पर्वतीय क्षेत्र पर कौन अधिकार कर रहा था या फिर कौन राज कर रहा था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुड़िंद। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको नोट कर लेना है कि जिस समय उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर शकों ने अपना राज किया था, उस समय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर किन का राज चल रहा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुड़िंद राजवंश। आपको नोट कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया मैंने आपको बिल्कुल याद कर लेना है और नोट कर लेना है। शक और कुषाण देखिए यहाँ पर एक साथ राज कर रहे हैं पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में। मैंने यहाँ पर नीचे भी लिख दिया है, शकों ने उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों पर ही अधिकार किया था। इन्होंने कभी भी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने की इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? पहली बात तो ये थी कि इनको यहाँ से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि लाभ पर्वतीय क्षेत्र में इनको क्या लाभ प्राप्त होगा? कुड़िंद लोग तो जो थे अपने लज्जा बचाने के लिए, अपने जो इज्जत बचाने के लिए लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले गए थे। इन्होंने यहीं पर अपना ठिकाना बना लिया था और यहीं पर इन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन देखिए अब यहाँ पर कुड़िंद लोग क्या थे? बार बार शकों पर हमला करते रहते थे। ऐसा नहीं कि ये लोग शांत बैठते थे, इन लोगों को भी अपना राज चाहिए होता था। ये लोग भी बार बार शकों पर अपना हमला करते रहते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर शक राज कर रहे थे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन इसी समय क्या होता है? इसी समय देखिए कुषाणों का हो जाता है उद्भव। तो ये जो कुषाण थे, इन्होंने मध्य एशिया से लेकर जो प्राय उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र था, इन्होंने उस पर शासन किया था। उत्तर भारत की मतलब जैसे आप बात करें, जो हमारे भारत का मैप है, जो ये ऊपर का जो हिस्सा आता है उत्तर भारत, इसको बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि जो पूरे उत्तर भारत पर कुषाण शासकों ने राज किया था, तो उसी उत्तर भारत में हमारा उत्तराखंड भी आता है। तो हमारा जो उत्तराखंड है वो कैसे कुषाणों से अछूता रह सकता था? तो जिस समय कुषाणों ने हमला किया था उत्तर भारत में अपना राज करना शुरू किया था, तो जैसे कि उत्तराखंड में इसमें शक का राज चल रहा था, शकों का राज चल रहा था। कुषाणों ने क्या किया? शकों को हराकर उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए ये लोग भी तराई क्षेत्रों में ही अपना राज जमाते रहे थे। इस समय भी होता क्या है? कुड़िंद लोग जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्र पर अभी भी अधिकार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर राजवंश आ रहे हैं, लेकिन तराई क्षेत्रों में। अब देखिए मैदानी क्षेत्रों की ओर कोई जाना ही नहीं चाहता है। क्यों जाना चाहेगा? वहाँ से उनको प्राप्त ही क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। कुड़िंद लोग तो बस अपनी सिर्फ सत्ता बचाने के लिए इसमें पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले गए थे, क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं थे शकों का सामना कर सकें, कुषाणों का सामना कर सकें। तो देखिए शकों के पतन के बाद प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में तराई क्षेत्र पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। अब देखिए कुषाणों का अधिकार हो गया है। हम लोग कुषाणों के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ हमको यहाँ से प्राप्त होती है, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। पहले थोड़ा सा मैप के बारे में और आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस समय उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में शक राज कर रहे थे, उस समय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कुड़िंद राज कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको नोट कर लेना है। जिस प्रकार उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों पर कुषाण शासन सत्ता कर रही थी, वैसे ही उस समय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर कौन सी सत्ता अपना राज कर रही थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुड़िंदों की सत्ता। और ऐसा नहीं था कि जो कुड़िंद लोग थे वो कुषाणों के अंडर पर अपना राज चला रहे थे। कुड़िंद लोग इस समय स्वतंत्र सत्ता के रूप में अपना राज चला रहे थे। ऐसा नहीं कि ये लोग इनके गुलाम बन गए थे या फिर कह सकते हैं इनके अंडर में कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं, एकदम स्वतंत्र सत्ता के रूप में अपना राज कर रहे थे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुड़िंद नहीं कुषाण शासकों की मुद्राओं के बारे में। मतलब कि उत्तराखंड में कुषाण शासकों के हमको क्या स्रोत मिलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उत्तराखंड में
कह सकते हैं कि कुषाण शासकों ने यहाँ पर राज किया था। चलिए हम लोग उन स्रोतों के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो इन स्रोतों में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोविसाण की। गोविसाण हम लोग कहते हैं जो वर्तमान काशीपुर है। देखिए काशीपुर की अगर हम बात करें, ये कुछ उधम सिंह नगर का जो हमारा एरिया आता है, यहाँ पर एरिया आता है, तो यहीं पर जो काशीपुर नामक जो शहर पड़ता है उसी को गोविसाण कहा गया है प्राचीन काल में। तो देखिए इसी गोविसाण से हमको मिलती हैं कनिष्क की नाणक मुद्राएं। तो कि याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपके लिए कुछ नया हो कि नाणक मुद्राएं किसकी हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाणक मुद्राएं किसकी हैं, कनिष्क की। नाणक मुद्राएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, गोविसाण काशीपुर से। कनिष्क की नाणक मुद्राएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, गोविसाण काशीपुर से। तो कैसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, जितनी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो कनिष्क की नाणक मुद्राएं प्राप्त होती हैं हमको कहाँ से, गोविसाण काशीपुर से। अब देखिए इन मुद्राओं की क्या विशेषता रही है, इन मुद्राओं में हमको क्या क्या लेख मिलते हैं, थोड़ा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इन मुद्राओं में एक और देवी नना व नानो, देवी एक उनकी देवी रही होगी, देवी नना व नानो, तथा 500 में यूनानी में नानो लिखा मिलता है। देखिए इन मुद्राओं में एक और देवी नना व नानो तथा 500 में यूनानी में नानो लिखा हुआ मिलता है, जबकि दूसरी ओर हमको कनिष्क की आकृति सी मिलती है। मतलब कि कनिष्क की आकृति हमको यहाँ पर मिलती है उन सिक्कों पे, और साथ ही साथ में कुछ हमको यूनानी जो उनका लेख है और यूनानी भाषा में हमको कुछ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, नानो लिखा हुआ मिलता है। और देखिए जो ये सिक्के जारी होते हैं इस पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई डेट नहीं लिखी हुई है जिससे हम कह सकते हैं कि ये सिक्के इस वर्ष जारी किए गए होंगे। और जो हमको गोविसाण काशीपुर से कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं उन सिक्कों की संख्या है 9, और ये भी स्वर्ण सिक्के हैं। याद रखेंगे 9 स्वर्ण सिक्के हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं कनिष्क की। और ये नाणक मुद्राएं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है पूछ ले कि नाणक मुद्राएं हमको उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त होती हैं, गोविसाण काशीपुर से किसकी हैं, कनिष्क की। कनिष्क की नाणक मुद्राएं हमको कहाँ से प्राप्त हुई हैं, गोविसाण काशीपुर से। और आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में कुषाणों ने किसको हराकर यहाँ के तराई क्षेत्र पर अपना राज किया था, शकों को हराकर। और देखिए शकों ने किसको हराकर उत्तराखंड में राज किया था, हम कह सकते हैं कुड़िंदों को। देखिए कुड़िंद आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, पहले कुड़िंद आए, फिर आते हैं शक आते हैं, फिर आते हैं कुषाण। ऐसे ही करके मैं आपको इस वीडियो के अंत में ऐसी आपको एक सीरीज बना दूंगा जो सीक्वेंस उत्तराखंड में राजवंशों के आने का है, इस वीडियो के अंत में वो आज मैं आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गोविसाण काशीपुर से ही एक राजा और हैं कुषाण वंश के, उनका नाम है वासुदेव द्वितीय। इनके भी हमको 3 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है या बनेगा कि आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए जाएंगे, हो सकता है उस ऑप्शन में कनिष्क ना हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे कि बताइए इनमें से किस कुषाण राजा के सिक्के हमको गोविसाण काशीपुर से प्राप्त होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वासुदेव द्वितीय। तो वासुदेव द्वितीय और कनिष्क की हमको मुद्राएं प्राप्त होती हैं गोविसाण काशीपुर से। अब देखिए इसी क्रम में हमारे पास आता है मुनि की रेती। मुनि की रेती टिहरी में है इस समय, तो यहाँ से भी हमको कुषाण कालीन राजा हुइस्क की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, जो मुनि की रेती से जो हमको कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो किस कुषाण राजा की हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हुइस्क की। देखिए आप ऐसे भी नोट कर लेंगे कि मुनि की रेती टिहरी से जो हमको कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो कुषाण राजा की हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हुइस्क की। दोस्तों जैसे देखिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ एक बार ऐसे करके जैसे क्वेश्चन की तरह मैं उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अब देखिए ये जो मुद्राएं यहाँ की खोज की, मतलब यहाँ से जो मुद्राएं हमको प्राप्त हुई थी सन 1972 में ये मुद्राएं प्राप्त हुई थी, और इन मुद्राओं की संख्या है कितनी, 44 स्वर्ण मुद्राएं हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए इन सिक्कों पर भी हमको कुछ लेख लिखे हुए मिलते हैं, कुछ हमको यहाँ आकृतियाँ मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन सिक्कों पर ग्रीक एवं ईरानी देवी देवताओं का अंकन हमको प्राप्त होता है। किनकी मुद्राओं में, हुइस्क की जो मुद्राएं हमको मिलती हैं इन मुद्राओं पर हमको ग्रीक व ईरानी देवी देवताओं का अंकन प्राप्त होता है। और मुनि की रेती टिहरी से हमको 44 स्वर्ण मुद्राएं कुषाण कालीन प्राप्त होती हैं, और जो कुषाण कालीन जो राजा हुइस्क है उसकी मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं। और देखिए यहाँ से एक राजा और आता है वासुदेव। अभी तक देखिए वहाँ वासुदेव द्वितीय था, यहाँ पर आ रहा है वासुदेव का हमको तांबे का एक यहाँ से सिक्का प्राप्त होता है। देखिए वासुदेव द्वितीय वहाँ पर आ रहा था गोविसाण काशीपुर में, और वासुदेव यहाँ पर भी आ गया मुनि की रेती में। तो यहाँ से देखिए इसके सिक्कों पर जो हमको प्राप्त होता है शिव व नंदी का हमको एक अंकन प्राप्त होता है।
तो आपको याद रखना है कि मुनि की रीति से किन कुषाणकालीन राजाओं की हमको सिक्के प्राप्त होते हैं, हुइस्क के मुद्रे प्राप्त होते हैं, मुद्रा प्राप्त होती है, और साथ ही साथ में हमको वासुदेव जो कुषाणकालीन राजा रहे थे इनकी मुद्राएं हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में उत्तराखंड का जो परीक्षा पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए और कुछ जगह हैं जहाँ से हमको कुषाणकालीन हमको मुद्राएं प्राप्त होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं, एग्जाम के लिए इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। देखिए उसके बाद आता है हमारा एक मोरध्वज कोटद्वार। तो यहाँ से भी हमको कुषाणकालीन एक स्वर्ण मुद्रा हमको यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक हो गया। मोरध्वज कोटद्वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि यहाँ से किस इनमें से किस जगह से कुषाणकालीन हमको मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोरध्वज कोटद्वार। उसके बाद एक स्थल और आता है वीरभद्र ऋषिकेश में। तो यहाँ से भी हमको एक ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है। बस आपको स्थलों के नाम याद रख लेने हैं, यहाँ से कोई ज़्यादा विशेष है नहीं जो कि हम इनके बारे में जाने। जितना आपको जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, फालतू चीज़ें आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। खाली लेक्चर हम लोग लंबा नहीं करेंगे, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है। तो मोरध्वज आपको याद रखना है, यहाँ से हमको कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्रा मिली है और वीरभद्र ऋषिकेश से हमको यहाँ से एक ताम्र मुद्रा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं पूछेगा कि ताम्र मुद्रा है स्वर्ण मुद्रा है, ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मोरध्वज कोटद्वार और वीरभद्र ऋषिकेश से हमको कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं। देखिए उसके बाद एक जगह और आती खटीमा। खटीमा उधम सिंह नगर में ही एक शहर है, तो यहाँ से भी हमको कुषाणकालीन कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं। देख खटीमा के समीप ही एक जगह है कंचनपुरी। तो यहाँ पर से कंचनपुरी से हमको स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं कुषाण काल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खटीमा शहर से भी क्वेश्चन बन सकता है और कंचनपुरी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके सामने खटीमा ऑप्शन ना हो, आपका ऑप्शन में कंचनपुरी दे, तो आपको याद रखना है कि कंचनपुरी खटीमा के समीप से हमको 7 स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल की प्राप्त होती हैं। अब देखिए जो हमको ये यहाँ से खटीमा से जो हमको मुद्राएं प्राप्त हुई हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये देखिए, इन पर हमको राजा वसु तथा मस्र के नाम मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में कि कहाँ से प्राप्त मुद्राओं में हमको राजा वसु व मस्र के नाम मिलते हैं। आपको ऐसे नोट भी कर लेना है अपनी कॉपी में कि कहाँ से प्राप्त मुद्राओं में राजा वसु तथा मस्र के हमको नाम प्राप्त होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, खटीमा से। और ये जो उत्तरकालीन कुषाण राजा बताए गए हैं, राजा वसु और राजा मस्र जो हैं, यह उत्तरकालीन कुषाण राजा बताए गए हैं। तो चलिए ठीक है, आपने खटीमा के बारे में जान लिया। कंचनपुरी से हमको यहाँ 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं और इन स्वर्ण मुद्राओं में राजा वसु तथा मस्र के हमको नाम मिलते हैं जो हमको खटीमा से प्राप्त होती हैं कुषाणकालीन मुद्राएं, और यह उत्तरकालीन कुषाण राजा बताए गए हैं। अब देखिए जो ये खटीमा से हमको जो मुद्राएं मिली हैं, 7 स्वर्ण मुद्राएं हमको यहाँ से मिली हैं कंचनपुरी से। ये मुद्राएं वर्तमान में कौन से संग्रहालय में इसमें हमको मिलती हैं, ये अल्मोड़ा संग्रहालय में हमको मिलती हैं। अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय जो है वहीं पर हमको इस समय जो खटीमा से हमको कुषाण काल की जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी वह वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी हुई हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि खटीमा से मिली कुषाणकालीन 7 स्वर्ण मुद्राएं वर्तमान में हमको कहाँ पर मिलती हैं, अल्मोड़ा संग्रहालय में। देखिए इसके बाद फिर आता है सुमाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। सुमाड़ी से भी हमको एक खेत में बहुत अधिक मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि सुमाड़ी कहाँ है। सुमाड़ी आपका हो जाएगा कहाँ, पौड़ी में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सुमाड़ी पौड़ी में किस राजवंश की हमको अत्यधिक मात्रा में हमको मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुषाणों की। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ से 11,000 हमको सिक्के प्राप्त होते हैं कुषाण कालीन। तो सुमाड़ी भी जितने भी मैंने आपको स्थल बताए हैं, ये स्थल बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जाते हैं। सुमाड़ी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कुषाणकालीन मुद्राओं के साथ ही साथ हमको उत्तराखंड में कुषाणकालीन हमको कुछ अन्य अवशेष भी प्राप्त होते हैं। आपको सिर्फ उन जगहों के नाम याद रखने हैं जहां से वो अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो मोरध्वज हो गया, पांडुवाला हो गया, भरत मंदिर हो गया और वीरभद्र। तो इन जगहों से हमको कुषाणकालीन कुछ अवशेष भी प्राप्त होते हैं। आपको ये नाम याद रखने हैं, बस ये नाम ही एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये नाम याद रखने हैं। अब देखिए
यहाँ से हम लोग एक फैक्ट और पढ़ते हैं। वो फैक्ट क्या है देखिए, जैसे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था, लेकिन जैसे मौर्य साम्राज्य भारत में बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ था, जैसे ही इस साम्राज्य का पतन होता है तो भारत में एक अस्थिरता सी आ जाती है। मतलब कि जो भी भारत में राजवंश हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो होता क्या है, थोड़ा अराजकता का माहौल हो जाता है। तो होता क्या है कि उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का श्रेय कुषाणों को ही जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में अक्सर बन जाते हैं, लोअर पीसीएस में ही बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाणों को ही यह श्रेय जाता है। चलिए कुषाण शासकों के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। हमने इनके स्रोत तो जान लिए हैं। अब देखिए हमको जो ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं इनके आधार पर हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी जानकारी को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, महान कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेशों पर अधिकार करने का श्रेय है। मतलब कि जो कनिष्क प्रथम है उसके ही परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेशों पर अधिकार करने का श्रेय है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ भी है और आगे भी बनेगा कि मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय किस कुषाण सम्राट के परिवार को जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क प्रथम के परिवार को यह श्रेय जाता है। और देखिए जिस समय कुषाण शासक उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर राज कर रहे थे उस समय उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में कुड़िंद स्वतंत्र सत्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे कि उत्तराखंड का क्षेत्र है तो यहाँ पर का जो तराई क्षेत्र पे है इस समय कुषाण शासक तराई क्षेत्र पे है, और जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र पे है इस समय कुड़िंद लोग भी शासन कर रहे हैं। देखिए कुड़िंद लोग शकों पर भी हमला कर रहे थे, कुड़िंद लोग क्या करते कुषाणों पर भी हमला कर रहे हैं। तो जैसे जिस प्रकार से शकों ने पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया उसी प्रकार से कुषाण शासकों ने भी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि कुषाण शासन जब उत्तराखंड में चल रहा था तो उस समय पर्वतीय भागों में जो कुड़िंद शासक थे वो स्वतंत्र सत्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि कूट वाले कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं तो आपको बड़ा वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है आगे के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा हुआ है। देखिए कुषाण सम्राट वेम कडफिसिस के परिवार की कोई भी मुद्रा उत्तराखंड में हमको प्राप्त नहीं होती है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो कुषाण सम्राट वेम कडफिसिस है उसके परिवार की हमको किसी भी मुद्रा यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार इसके परिवार ने यहाँ पर उत्तराखंड में राज नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, आपको ये नोट कर लेना है। फिर देखिए अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड में, जैसे कि कुषाणों की सत्ता चल रही थी तो उत्तराखंड में जो भी देखिए जब भी कोई सत्ता आती है तो उसका पतन होना निश्चित ही है। आज तक जितने उत्तराखंड में नहीं भारत की हम लोग बात कर लेते हैं, जितने भी राजवंश आए हैं, जितनी भी सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई हैं, एक ना एक समय ऐसा आया है कि उनका पतन होना निश्चित ही हुआ है। तो उसी प्रकार से अभी तक देखिए कुषाणों का शासन उत्तराखंड में चल रहा था। तो उत्तराखंड में कुषाणों की सत्ता अधिक समय तक नहीं चली। यौधेय शासकों के आक्रमण तथा कुड़िंदों द्वारा लगातार आक्रमण के कारण कुड़िंदों का उत्तराखंड से अंत हो गया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो कुड़िंद शासक, देखिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में इसमें कुड़िंद शासक राज कर रहे थे और मैदानी क्षेत्र पर कौन थे? मैदानी क्षेत्र पर थे कुषाण शासक। अब देखिए यौधेय शासक जो कि कुषाणोत्तर काल में हम अभी भी इनको पढ़ेंगे, यौधेय शासकों का इन पर आक्रमण होना शुरू हो जाता है यहाँ से, और जो यहाँ पर कुड़िंद शासक होते हैं ये भी अपने राज्य को वापस लेने के लिए हमला करते रहते हैं बार बार कुषाणों के ऊपर। तो इसी की में क्या होता है, कुषाण शासन जो होता है कमजोर होने लगता है और यहाँ से कुषाणों का हो जाता है पतन और उत्तराखंड में यौधेयों की जो है सत्ता स्थापित हो जाती है। और कुषाण साम्राज्य के जो पतन का जो हम कारण कह सकते हैं कि इनकी जो केंद्रीय शक्ति की निर्बलता थी। मतलब कि कुषाण साम्राज्य के पतन और क्षीणता का जो कारण था वह केंद्रीय शक्ति की निर्बलता थी। मतलब कि जो इनकी केंद्रीय शक्ति थी उसमें इतना मजबूती नहीं थी, इस कारण से क्या होता है कुषाण साम्राज्य का यहाँ से पतन हो जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो कुषाण शासक हमने खत्म कर लिए हैं, अब हम लोग आते हैं कुषाणोत्तर काल में। तो कुषाणोत्तर काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कुषाणोत्तर काल में भारतीय इतिहास का अंधकार युग भी हमारे सामने आता है। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों ऐसा बना हुआ है कि भारतीय इतिहास का अंधकार युग किसे कहा गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाणोत्तर काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा गया है। अब देखिए इस जो कुषाणोत्तर काल आता है इसी में हमको एक राजवंश पढ़ेंगे, यौधेय राजवंश। चलिए कुषाणों के बाद जैसे इनकी सत्ता को समाप्त कर दें यहाँ से और इनकी
इनकी सत्ता को समाप्त करने के बाद यहाँ पर जो सत्ता स्थापित हुई है वो हुई है योधेयों की। देखिए कुड़िंद अभी तक यहाँ राज कर रहे हैं। कुड़िंद तो अपने मौज में हैं, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों पर इसमें मौज कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर कोई राजवंश आना नहीं चाहता है और उनको कोई फिक्र भी नहीं है। कुड़िंदों को लगातार यहाँ से भी हमला करते रहते हैं तराई क्षेत्र के राजाओं की और अपना राज भी कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो देखिए यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन गया कि जिस समय योधेय शासक तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार कर रहे थे उस समय पर्वतीय क्षेत्र पर किनका अधिकार था? कुड़िंदों का। अब देखिए अभी हम तो सिर्फ यही जाना है, अभी हम लोग जानते हैं कुषाणों के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं यहीं से कि देखिए कुषाण जो कि इस समय यहाँ पर अपना राज कर रहे थे, लेकिन होता क्या है इस समय योधेय शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और योधेय शासकों की सहायता की थी कुड़िंद शासकों की यहाँ से कुषाणों को भगाने के लिए या फिर कुषाणों की सत्ता समाप्त करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय योधेय शासकों ने कुषाण शासकों पर हमला किया था उस समय योधेय शासकों की सहायता किन शासकों ने की थी? तो क्वेश्चन उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कुड़िंद शासक। आपको नोट कर लेना है जिस समय योधेय शासकों ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर कुषाण शासकों पर हमला किया था तथा उनकी सत्ता को समाप्त किया था उस समय उत्तराखंड में किस सत्ता ने उनकी सहायता की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुड़िंद शासक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे मैंने बोला है ऐसे ही नोट कर लेना है। और जो हमको उत्तराखंड में जो योधेय शासकों को के बारे में हमको जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है वो बिल्कुल जो हमारे पास उनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं उन्हीं के आधार पर हमको पूरी जानकारी प्राप्त होती है। बाकी ऐसा भी हमको कोई यहाँ से साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तराखंड में योधेय वंश की जानकारी हमको मुद्राओं से प्राप्त होती है और हम लोग जान लेते हैं कि उत्तराखंड में योधेय शासकों की मुद्राएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो योधेय शासकों की जो हमको यहाँ से मुद्राएं प्राप्त होती हैं उत्तराखंड में, कालो डांडा जो कि पुराना नाम है लैंसडाउन का। ऐसा भी क्वेश्चन अभी हाल ही में 2019 के एग्जाम में बना हुआ है कि कालो डांडा किसका पुराना नाम था आपका? उसमें उत्तर था लैंसडाउन, क्योंकि लैंसडाउन को ही कालो डांडा कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? यह है पौड़ी में स्थित है। तो हमको योधेय शासकों की जो हमको मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कालो डांडा कहें या फिर लैंसडाउन कहें बात एक ही है। और दूसरा जो हमको इनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं ये होती है जौनसार बाबर से। जौनसार बाबर यानी कि देहरादून में जौनसार स्थित है। तो इन दो जगहों से उत्तराखंड में हमको योधेय राजवंश की हमको मुद्राएं प्राप्त होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड में योधेय राजवंश की मुद्राएं हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालो डांडा और जौनसार बाबर से। अब देखिए इन सिक्कों की जो हमको प्राप्त हुए हैं इन सिक्कों की लिपि क्या है? कभी कभी लिपि भी पूछ लेता है कि योधेय राजवंश की जो हमको उत्तराखंड में मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनकी लिपि क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सिक्कों की लिपि है ब्राह्मी और इन सिक्कों में जो भाषा हमको मिलती है वो मिलती है प्राकृत। तो बहुत ही हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, आपका कोई सा भी चीज़ आपको छूटने वाला नहीं है। 4-5 बुक्स से मैं आपको खुद कवर करवा रहा हूं। और एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, हमारे चैनल में उत्तराखंड का भूगोल भी चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है, साथ ही साथ में राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश उसकी भी सीरीज चलाई जा रही है। 14-15 सीरीज हम लोग वहाँ से कर चुके हैं। और देखिए हमने अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग देते रहते हैं। चलिए ये तो हमने बात की थी कि हमको उत्तराखंड से योधेय राजवंश की हमको मुद्राएं प्राप्त होती है। इनकी भाषा ब्राह्मी थी और इनकी लिपि ब्राह्मी थी और भाषा थी प्राकृत। इनकी देखिए उत्तराखंड के आसपास के कुछ स्थल हैं वहाँ से भी हमको इनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए हमको जानना जरूरी है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, रोहतक और यहाँ से भी हमको योधेय राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि जो सहारनपुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में आता है। तो रोहतक जो है ये जो क्षेत्र है ना ये उत्तराखंड के काफ़ी हमारे समीप पड़ते हैं, इसी कारण से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पूछ सकता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है एग्जाम थोड़ा डीप चले जाता है तो यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही आसान कर दे रहा हूँ मैं चीज़ें, आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सारी बुकों का निचोड़ मिल जा रहा है। तो कांगड़ा, शिमला, सहारनपुर, रोहतक से भी हमको योधेय राजवंश की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमको जो ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं योधेय राजवंश की, इन ताम्र मुद्राओं पर हमको ब्राह्मी लिपि में योधेय गणस्य जयः लेख भी लिखा हुआ मिलता है। मतलब कि जो इनकी जो मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं उन पर एक लेख मिलता है। वो लेख क्या है? योधेय गणस्य जयः का हमको यह लेख
प्राप्त होता है तथा इनके जो सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके जो हमको सिक्के प्राप्त होते हैं योधेय शासकों के, उनके अधिष्ठाता देवता कार्तिकेय का इस पर चित्रण हमको प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि योधेय शासकों के जो कुल देवता थे वो थे कार्तिकेय, या फिर कह सकते हैं कि योधेय शासकों के जो अधिष्ठाता देव थे वो थे कार्तिकेय। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि योधेय शासकों के कुल देवता कौन थे या फिर योधेय शासकों के अधिष्ठाता देवता कौन थे, कार्तिकेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए इनके मुद्रा लेख से हमको यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि उनमें गढ़ शासन प्रणाली विद्यमान थी। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि योधेय शासकों के शासनकाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गढ़ शासन प्रणाली इसमें विद्यमान थी। दोस्तों मैंने आपको से जैसे ही कहा है उत्तराखंड का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको उसी आधार पर पढ़ाया जा रहा है। देखिए फिर और कुछ जान लेते हैं योधेय शासकों के बारे में। योधेय शासकों के द्वि और त्रि मुद्रा लेख भी वाले सिक्के भी हमको प्राप्त होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के किसके हैं, योधेय शासकों के। चलिए ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर राजा का हमको वर्णन मिलता है, राजा सील वर्मन का। इन्होंने क्या किया था, इसने वार्ड वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। और यह कहाँ निर्माण करवाया था, तो जो हमको देहरादून वार्ड वाला से हमको यज्ञ वेदिका लेख मिलता है, तो हमको यहाँ से पता लगता है कि राजा सील वर्मन ने वार्ड वाला में एक यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था तथा इन्होंने ही वहाँ पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राजा सील वर्मन ने या वार्ड वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कहाँ करवाया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून वार्ड वाला में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा विवाद भी उत्पन्न हो जाता है, इतिहासकारों में थोड़ा कुछ विवाद भी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह कुड़िंद वंश के थे, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये योधेय वंश के थे। तो यहाँ पर थोड़ा विवाद भी है, लेकिन हम लोग आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है, जैसे आपके सामने ऑप्शन होगा आपको वैसे ही लिखना है। फिलहाल तो हम लोग इनको योधेय शासक ही मानते हैं, क्योंकि अधिकतर जो इतिहासकार हैं उन्होंने यही कहा है कि ये योधेय वंश से संबंधित रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। एक आता है युगसैल वंश, कौन सा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, आपको नोट करना है पहले तो युगसैल। एक आता है युगसैल वंश, तो इस युगसैल वंश में एक गोत्र होता है वार्ष गण्य। मैं चलिए ये भी लिख देता हूँ, ये देखिए आपके सामने कुछ वार्ष गण्य वंश। तो जो हमारा युगसैल का जो वार्ष गण्य जो वंश है, इसकी जानकारी भी आपको जाननी जरूरी है। तो ये हमको जो प्राप्त होता, देखिए सबसे पहले आपको बताऊं जो युगसैल है यह कालसी का ही एक नाम है। मतलब युगसैल कह सकते हैं जो वर्तमान में जो कालसी देहरादून में है उसी का नाम युगसैल है। चलिए मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये है हमारा जो कालसी का जो क्षेत्र, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, और जो कालसी का जो हमारा क्षेत्र उसमें रहा होगा तो ये हमारा क्षेत्र रहा होगा। तो यहीं पर जो है युगसैल का वार्ष गण्य जो गोत्री वंश जो रहा था, यहीं पर इसने शासन किया था। और ये भी कहा जाता है कि जो राजा हमारा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी बताई थी, राजा सील वर्मन, तो बताया ये भी गया है कि जो राजा सील वर्मन था वो युगसैल के वार्ष गण्य गोत्री वंश से भी संबंधित था। तो ऐसी भी आशंका जताई जाती है। तो इतिहासकारों का ये मानना है, हमको ये ऑप्शन देख के ही चलना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ से ये याद करना है कि जो कालसी का जो एक नाम और हमको यहाँ से मिलता है वो क्या है, युगसैल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम की दृष्टि के लिए मैंने यहाँ पर युगसैल शब्द का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि ये कालसी का नाम है। कालसी इसमें बहुत ही फेमस जगह है उत्तराखंड में, क्योंकि सम्राट अशोक से यह संबंधित है कालसी। तो आपको याद रखना है कालसी का एक जो हमको पुराना नाम मिलता है युगसैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम लोग चलते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे उसी पर पन्ने पर चलते हैं। तो राजा सील वर्मन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्या इसमें विवाद है, कुछ इसको कुड़िंदे मानते हैं, कुछ इसको योधेय भी मानते हैं। फिलहाल अधिकतर इतिहासकार इसको योधेय मानते हैं, इसलिए हम लोग इसको योधेय ही मान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उत्तराखंड में जो हमको इनकी योधेय शासकों की जो हमको मुद्राओं से जो मिलता है इनका क्षेत्र विस्तार, मतलब कि जो उत्तराखंड में इनका विस्तार कह सकते हैं, जो इनका राजवंश उस समय था वो कहाँ से कहाँ तक इनका बिखरा हुआ था। तो पश्चिम में जौनसार बाबर देहरादून लेकर पूर्व में कालो डांडा कहाँ है, पौड़ी में। तो यहाँ तक इनका जो विस्तार था उत्तराखंड में योधेय राजवंश का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है जौनसार बाबर कहाँ है, देहरादून में, और कालो डांडा कहाँ है, पौड़ी में। तो इसी क्षेत्र पर इनका विस्तार था योधेय शासकों का उत्तराखंड
उत्तराखंड में। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग जो हमारा कुषाणोत्तर का काल चल रहा था उसमें देखिए हम लोग एक वंश के बारे वंश नहीं हम लोग कुछ परवर्ती कुड़िंद शासकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। परवर्ती कुड़िंद शासक मतलब जो बाद के शासक हुए हैं उनके बारे में, जो कुड़िंद शासक हुए हैं उनके बारे में अब हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि इनके बारे में हमको क्या जानना आवश्यक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों पर कुषाण तथा यौधेय शासकों का अधिकार हो जाने के बाद भी कुड़िंद शासक पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार करते रहते। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी राजवंशों ने उत्तराखंड पर अधिकार किया था वो सिर्फ तराई क्षेत्रों पर ही किया था। और देखिए उसके बाद भी जब आप देखेंगे हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, जब हम मुगल यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने क्या किया, तराई क्षेत्रों पर ही अधिकार करते रहे थे। वो लोग मैदानी क्षेत्रों पर ही अधिकार करते रहते क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो सुगम नहीं थे इतने, इस कारण से वो लोग क्या करते थे, तराई क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो कुड़िंद शासक आए थे, यौधेय शासक आए थे, कुषाण आए थे, उन्होंने क्या किया था, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार किया था। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों पर कुषाण तथा यौधेय का अधिकार हो जाने के बाद भी कुड़िंद शासक पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार करते रहे थे। तो यही वो परवर्ती कुड़िंद शासक हैं जिनके बारे में हमको खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिलहाल बस आपको इतना ही जानना है कि कुड़िंद शासक जो थे वो पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार अपना कर रहे थे। और उत्तराखंड में कुषाणों व योधेयों के संघर्ष के समय कुड़िंदों का अग्रणी महाराजा चतरेश्वर था। आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि उत्तराखंड में जब कुषाणों व योधेयों के संघर्ष के समय कुड़िंदों का अग्रणी महाराजा कौन था। मैंने आपको बताया था कि जब योधेय शासक उत्तराखंड पर हमला करते हैं कुषाणों के ऊपर, उस समय जो कुड़िंद शासक होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि इस समय महाराजा चतरेश्वर ही था जिसने कि कुछ योधेय शासकों की सहायता की थी। तो देखिए यहाँ से भी एक फैक्ट बन गया है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए फिर एक शासन और है कुलूतों का शासन। ये फिलहाल तो उत्तराखंड से थोड़ा सा आसपास ही पड़ता है, हमको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में इसको आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए उत्तराखंड के पश्चिम में कांगड़ा जनपद, मतलब कि शिमला, कांगड़ा कहाँ है, शिमला में। कांगड़ा जनपद की कुल्लू घाटी कहाँ है, शिमला में। कांगड़ा जनपद की कुल्लू घाटी अर्थात ब्यास व पार्वती घाटी में कुलूतों का स्वतंत्र शासन था। तो शासन है नहीं, शासन था आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आपको ये भी जानना है कि कुलूतों का शासन कहाँ से कहाँ तक था। कांगड़ा जनपद देखिए हिमाचल में ही ये पड़ रहे हैं, कांगड़ा जनपद हिमाचल में है, कुल्लू घाटी हिमाचल में है और व्यास व पार्वती घाटी में कुलूतों का स्वतंत्र शासन था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कुलूतों का शासन कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ पर स्थित था, किस जगह पर स्थित था, उत्तराखंड के किस दिशा में स्थित था, तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इस जो कुलूतों का जो शासन था, इस राजवंश में सबसे जो प्रतापी राजा था वो था वीरयस। ये भी यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो वैसे ही कुलूतों का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था वीरयस, आपको याद रखना है। और जो हमको कुलूतों के बारे में जानकारी मिलती है व्रत संहिता से ही हमको मिलती है, मुद्रा राक्षस से भी हमको कुलूतों की जानकारी मिलती है कि इन्होंने यहाँ पर राज किया था। तो चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। अगर हम उत्तराखंड के सापेक्ष हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस जगह पर हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो इसी जगह पर शिमला, मैंने जो आपको बताया था, कांगड़ा, कुल्लू घाटी जो बताया था, तो इसी जगह पर है। उत्तराखंड की ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो उत्तराखंड के पश्चिम दिशा पर ही कुलूतों का अधिकार रहा था। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुलूतों के बारे में भी आपने जान लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा जो है अंतिम राजवंश है, इसको हम लोग खत्म करते हैं, हमारा चैप्टर राजा खत्म हो जाएगा। फिर देखिए एक आता है गोविसाण का मित्र राजवंश, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में हमको सिर्फ इतना ही पता लगता है कि इस वंश के हमको 2 राजाओं के नाम गोविसाण से प्राप्त होते हैं। गोविसाण में जो इष्टिका लेख हैं उन्हीं से हमको गोविसाण में मित्र राजवंश के 2 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। वो 2 राजा कौन से हैं, एक तो राजा मात्र मित्र है, दूसरा है राजा पृथ्वी मित्र। पृथ्वी देखिए पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी मित्र है। तो इन 2 राजाओं के हमको नाम प्राप्त होते हैं, कहाँ से, गोविसाण से प्राप्त इष्टिका लेखों में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन गया है, इष्टिका लेख हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये।
आपका फिर से चलिए रिवाइज हो गया। तो इष्टिका लेख हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोविसाण से। कुछ 2600 हमको यहाँ से इष्टिकाएँ प्राप्त होती हैं। तो इष्टिका लेखों से ही हमको गोविसाण के 2 मित्र राजवंश के राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। राजाओं के नाम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? राजा मातृमित्र और राजा पृथ्वीमित्र। चलिए थोड़ा मित्र राजवंश के बारे में आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। तो देखिए कालसी हमारा ये रह गया, गोविसाण हमारा ये रह गया। तो यही गोविसाण जो है यहीं पर हमको मित्र राजवंश की जानकारी मिलती है और यहाँ पर हमको 2 राजाओं के नाम हमको प्राप्त हुए हैं। और देखिए ये अभी मैं शत्रुघ्न राज्य के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं जो शत्रुघ्न राज्य है उसकी जो स्थिति बनती है वो क्या बनती है। कुछ यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं जो सहारनपुर का जो क्षेत्र पड़ता है इसी जगह पर शत्रुघ्न राज्य की स्थिति बनती है। चलिए हम लोग आते हैं अपने मैटर पे। तो गोविसाण का मित्र राजवंश, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मित्र राजवंश उत्तराखंड में किस जगह पर अपना शासन कर रहा था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोविसाण में। गोविसाण किसका नाम है? वर्तमान काशीपुर का। चलिए ठीक है, तो यहाँ से 2 राजाओं के नाम आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछता रहता है। अब देखिए जो गोविसाण का जो मित्र राजवंश था ये बाद में क्या हुआ, यह गुप्त साम्राज्य में मिल गया था। तो अभी हम लोग गुप्त राजवंश का हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि गुप्त काल में जो भी गुप्त काल के समय में जो भी उत्तराखंड में जो शासन कर रही थी शक्तियाँ, उनके बारे में जो हम भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपको देखिए हमारा जो आज का चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो जो शक्तियाँ आई थी, कभी कभी क्या होता है एग्जाम आपसे कर्म पूछ लेता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपसे कर्म पूछ लेगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इन शासकों के आने का कर्म क्या है। तो उसी कर्म को आपको याद करना है। आपको मैं वो कर्म लिखवा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आते हैं कुड़िंद, कुड़िंदों के बाद आते हैं शक, शकों के बाद आते हैं कुषाण, कुषाणों के बाद आते हैं योधे शासक, फिर आता है कृतपुर, कृतपुर राज्य। गुप्त काल से शुरू हो जाएगा हमारा। अगले वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कृतपुर की। और देखिए कृतपुर शायद यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया है। कृतपुर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आप लोग सुधार लेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं जल्दीबाजी में। फिर देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नागों की सत्ता यहाँ पर आएगी, फिर मौखरी आएंगे, फिर हमारा उत्तर गुप्त काल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के द्वारा जो भी यहाँ पर शासन किया गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आता है हमारा ब्रह्मपुर राजवंश। ब्रह्मपुर राजवंश को हम लोग कह सकते हैं पौरव, इसको पौरव राजवंश भी कहा जाता है, इसको पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक साथ 3 राजवंशों की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला हो जाएगा ब्रह्मपुर, या फिर कह सकते हैं पौरव राजवंश, या फिर कह सकते हैं पर्वताकार। और फिर एक आता है शत्रुघ्न राज्य, फिर आता है गोविसाण। तो इन तीनों राजवंशों की एक साथ यहाँ पर सत्ता स्थापित होती है। उसके बाद हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक साथ कुमाऊं क्षेत्र में चंद्र राजवंश आता है और गढ़वाल क्षेत्र में आता है आपका पवार राजवंश। तो इतने सारे राजवंशों की हम लोग को चर्चा करनी है। अभी तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ योधेय शासकों तक ही पहुँचे हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृतपुर राज्य के बारे में, नागों के बारे में, मौखरी के बारे में। तो इन यहाँ तक हम लोग ख़त्म करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प मिल सके। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।